नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 110 के चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की चुनौतियां। जहां इस चैप्टर में हमें यह पढ़ाया जाएगा कि बड़े पैमाने पर दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और परमाणु हथियारों का निर्माण होता है और किस प्रकार से ये हथियार पूरी की पूरी मानव सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं। ऐसे में पूरे विश्व को ये समझ में आ जाता है कि अगर इसी स्पीड से, इसी गति से अगर इन हथियारों का निर्माण होता है तो एक दिन मानव सभ्यता का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसीलिए विश्व की ये बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ मिलकर ये निर्णय लेती हैं कि किसी भी प्रकार से हथियारों पर नियंत्रण लगाया जाए और निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों पर रोक लगाने के लिए संधियाँ की जाएँ। इसके लिए कुछ बड़ी संधियाँ होती हैं जैसे कि NPT, PTBT, CTBT और FSCT। इसके अलावा भी बहुत सारी संधियाँ हुई हैं जो कि हमारे कोर्स में नहीं हैं। कुछ वार्ताएं हुई हैं जैसे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जैसे कि SALT I, SALT II, START I, START II। लेकिन क्या ये संधियाँ अपना काम कर पाई हैं? क्या वास्तव में आज विश्व हथियारों की चुनौतियों से पार पा चुका है? क्या आज हथियार मानवता के खतरे को ख़त्म कर चुकी हैं या फिर अभी भी कोई निर्णय लिया जाना बाकी है? ये इस चैप्टर की थीम है, जहां हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, जहां पर यह परिभाषित करने की कोशिश की गई है कि सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं। जहां हम सामूहिक विनाश के हथियारों को शॉर्ट में WMD के नाम से जानेंगे, यानी कि जब हम WMD की बात करेंगे तो WMD की फुल फॉर्म क्या होगी? सामूहिक विनाश के हथियार। तो WMD एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल एक हथियार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में जीवित प्राणियों की अंधाधुंध हत्या करने की क्षमता होती है। यानी कि जब हम WMD हथियारों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि बड़े पैमाने पर जीवित प्राणियों की हत्याएं होंगी। इसमें परमाणु हथियार भी हो सकते हैं, यानी कि एटम बम भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। WMD ऐसे हथियार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें बड़े पैमाने पर मौत और विनाश को भड़काने की क्षमता है। यानी कि ऐसे हथियार जो बड़े पैमाने पर मौत का कारण बन सकते हैं, बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकते हैं, ऐसे हथियारों को हम सामूहिक विनाश के हथियार यानी कि WMD कहेंगे। और ये संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर खतरा है, जिसमें परमाणु हथियार, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स होंगे। ये परिभाषा दी है ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ने। इसी प्रकार से एक और परिभाषा WMD की दी गई है कि एशिया के क्षेत्रों में और प्रशांत क्षेत्रों में शांति और निशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय केंद्र के अनुसार WMD एक ही क्षण में लाखों नागरिकों की हत्या कर सकता है। यानी कि UNO ये कहता है कि WMD ऐसे हथियार हैं जो एक ही पलक झपकते, एक ही सेकंड में लाखों नागरिकों की हत्या कर सकते हैं और प्राकृतिक वातावरण को खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे ही हथियारों को हम WMD हथियार कहेंगे। ये ना सिर्फ इस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा बने होते हैं। इसी प्रकार से एक और परिभाषा दी गई है US फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। इसने ये परिभाषा दी है कि WMD हथियार वो हथियार होंगे जो बड़े पैमाने पर मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट का कारण हो, बड़े पैमाने पर लोगों की बड़ी संख्या को प्रभावित करें, जहरीले हों या फिर रसायन के आधार पर हों, जो कि मानवता के लिए खतरा हो। तो अगर WMD की परिभाषा बनती है तो कुल मिलाकर यही बनती है कि ऐसे हथियार जो परमाणविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से, केमिकल रूप से मानव आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हों, ऐसे ही हथियारों को हम कैसे हथियार कहेंगे? WMD हथियार कहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बमों का प्रयोग किया था। पलक झपकते ही लाखों लोग मारे गए और आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे प्रभावित रहीं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान पर जो परमाणु बम गिरे, हजारों लोगों की जानी गई और आने वाले समय पर भी मानवता पर ये क्या रहा? कलंक रहा। शीत युद्ध जब शुरू हुआ 1945 के बाद, तो बड़े पैमाने पर हथियारों की होड़ शामिल हुई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, दोनों एक दूसरे के लिए प्रतियोगी बन गए और हथियारों की एक होड़ शुरू हुई। एक तरफ अमेरिका लगातार परमाणु बम बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ भी लगातार परमाणु बम बनाया जा रहा था। बड़ी बड़ी मिसाइल टेस्ट किए जा रहे थे, बड़े बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे थे और केमिकल्स वेपन बन रहे थे।
जिसने पूरे विश्व को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि मानवता बचेगी हथियार, क्योंकि इतने हथियार बन चुके थे कि हथियार खत्म नहीं होते लेकिन मानवता खत्म हो जाती है। तो WMD यानी कि सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं, इसकी परिभाषा आप देने में सक्षम हैं। अब बात आती है कि जैसा कि हमने देखा WMD 3 प्रकार के अधिकार हैं, 3 प्रकार के हथियार हैं। सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं 3 प्रकार के हैं, जिसमें बायोलॉजिकल वीपन्स यानी कि जैविक हथियार हैं, केमिकल वीपन्स यानी कि रासायनिक हथियार हैं, और एटॉमिक यानी कि परमाणु हथियार हैं। इन तीनों के बारे में बताया गया है। अब ये जो बायोलॉजिकल वीपन्स होंगे यानी कि जैविक हथियार होंगे, ये एक ऐसे एजेंट होंगे जो बैक्टीरिया के माध्यम से, वायरस के माध्यम से या कवक के माध्यम से बड़ी आबादी पर छिड़काव किया जाएगा या बम के माध्यम से उन्हें फोड़ दिया जाएगा, जिसके परिणामतः एंथ्रेक्स, न्यूमोनिक प्लेग और चेचक जैसी घातक बीमारियां फैलेंगी और कुछ ही दिनों में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। जैविक हथियारों का उपयोग पहली बार अमेरिका ने 1763 में किया था, जब ब्रिटेन के अधिकारियों ने चेचक के साथ कंबल वितरित करने की योजना बनाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन के इलाकों में प्लेग से संक्रमित जूं फैलाने के बाद से जैविक हथियारों का उपयोग आधुनिक युद्ध में नहीं किया गया। यानी कि लास्ट टाइम पे जो बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ हुए थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज़ हुए थे। यानी कि जैविक हथियार वो हथियार हैं, इन हथियारों का प्रयोग बड़े पैमाने पर इस हिसाब से किया जाएगा कि कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया जिसे हम हथियारों के सहारे से छोड़ेंगे और वो उस क्षेत्र की आबादी को संक्रमित रोग फैलाएगा और वो आबादी पूरी तरीके से काल के ग्रास में चली जाएगी, मौत के मुंह में चली जाएगी। तो जैविक हथियार एक जटिल प्रणाली है जो मनुष्य, जानवर और पौधों को नुकसान पहुंचाती है या उनको मारने के लिए रोग पैदा करती है। ये आमतौर पर 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, एक हथियारबंद एजेंट और एक वितरण तंत्र। रणनीतिक और सामरिक सैन्य अनुप्रयोगों के अलावा जैविक हथियारों का इस्तेमाल राजनीतिक हत्याओं के लिए भी किया जाता है। पशुधन को नुकसान, देखिए अगर किसी देश में पशु बहुत बड़े पैमाने पर मर रहे हैं, भोजन की कमी हो रही है, भूमि में उपजाऊपन कम हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, पर्यावरण तबाही की जा रही है, किसके माध्यम से? बैक्टीरियों के माध्यम से, बैक्टीरियों का अटैक करवा कर, ऐसे बमों का प्रयोग करके जो बैक्टीरियों के निर्माण बैक्टीरियों से बने हैं। तो ऐसे में उस देश की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, क्योंकि वो देश केवल बीमारियों की समस्या में ही जूझ रहा होगा, तो अपनी इकोनॉमी पर कैसे ध्यान देगा? तो किसी भी बीमारी को पैदा करने वाले जीव जैसे कि बैक्टीरिया हों, चाहे वायरस हों, चाहे कवक हों, या फिर प्रियन या रिकेटिसिया हों, ये नाम आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, और या फिर ऐसा कोई विषैला पदार्थ हो जो जानवर, पौधों या छोटे छोटे जीवों से उत्पन्न जहर करके मनुष्य और साथ साथ पर्यावरण को प्रभावित करे, ऐसे हथियारों को हम जैविक हथियार कहेंगे। इन हथियारों के परिणाम स्वरूप एफ्लेक्टोसिन, एंथ्रेक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन, पैर और मुंह की बीमारियां, ग्लैंडर्स, प्लेग, चावल विस्फोट, रिकन, चेचक, ट्यूलेरिस जैसे अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जो कि जानलेवा बीमारियां हैं जिनसे बचना मनुष्य के बस में नहीं। जैसे कि कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ये मानना था कि कोविड-19 एक प्राकृतिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये शायद चीन ने कोई यूज़ किया हो। कुछ मीडिया और गैर सरकारी संगठनों ने यह भी कहा था कि जो कोविड वायरस है ये चीन की लैब से निकला है, वुहान लैब से निकला है। इसके लिए जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन जांच नहीं होने दी चीन ने। तो कोविड-19 जो वायरस था, ये वायरस प्राकृतिक था या मानव निर्मित, आज तक अभी तक इसके बारे में नहीं पता चल पाया है। तो इस प्रकार के जो वायरस होते हैं ये बायोलॉजिकल वेपन्स की श्रेणी में आते हैं। तो जैविक हथियार, आई होप सो आप समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा देने में आप सक्षम हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है। 20वीं शताब्दी में व्यक्ति और समूह द्वारा आपराधिक कृत्य, लक्षित हत्याएं, राज्य द्वारा जो जैविक युद्ध हैं, प्रयोगशालाओं में रोगजनक जो केमिकल्स तैयार किए जा रहे हैं, जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं, अगर इनसे कोई दुर्घटना होगी तो पूरा विश्व इस समस्याओं से पीड़ित हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं इन्हें कम किया जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए, बल्कि इनका निर्माण भी ना हो। और इसके लिए कुछ संधियाँ भी की गई हैं जो चैप्टर में आगे बताई जाएगी। जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन्स को ख़त्म करने के लिए एक संधि हुई थी, BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसमें जिन देशों ने हस्ताक्षर किया था तो उन देशों ने ये कहा था कि वो कभी बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे। आगे चैप्टर में रासायनिक हथियारों के बारे में बताएगी। रासायनिक हथियार कौन होते हैं, कौन से होते हैं? तो देखिए, रासायनिक हथियारों में केमिकल और जहरीली गैसों का यूज़ किया जाएगा। कह रहा रासायनिक हथियारों का प्रयोग सबसे पहले 1000 BC में यानी कि 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, जब चीनी सैनिकों ने आर्सेनिक के धुएं का उपयोग किया था। 2 विश्व युद्धों के दौरान यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों में बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया था, जहां रासायनिक हथियारों में ब्लिस्टर एजेंट, रक्त एजेंट, खतरनाक एजेंट, तंत्रिका एजेंट, आंसू गैस, उल्टी एजेंट, मनोचिकित्सक यौगिक शामिल थे।
ये क्या करते हैं, जब ऐसे हथियारों को छोड़ा जाता है तो ये हथियार त्वचा से संपर्क बनाते हैं, यानी कि हमारी स्किन से संपर्क बनाते हैं और उपभोग के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं। परिणामतः एलर्जी हो जाती है बड़े पैमाने पर और लोग मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रासायनिक हथियारों का अंधाधुंध उपयोग हुआ था। इस संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों ने जहरीली गैस का उपयोग किया था। क्लोरीन गैस और सरसों गैस का भी यूज़ किया गया था। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ईरान इराक युद्ध में भी इसका यूज़ किया गया था। ईरान इराक युद्ध में तो जो कि 1980 से 1988 तक हुआ था, दोनों सेनाओं के खिलाफ तोपखाने के गोले में बहुत बड़े पैमाने पर केमिकल का यूज़ किया गया था। और जो केमिकल वेपन्स होते हैं इनका प्रयोग तुरंत होता है, तो एक रासायनिक हमले में बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं भाई। अब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ का विरोध होने लगा कि ऐसे केमिकल्स वेपन्स क्यों बन रहे हैं, ऐसे रासायनिक हथियार क्यों बन रहे हैं। इसीलिए फिर जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ, जेनेवा में संधि हुई और रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन क्या ये संधि काम कर पाई? जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो फिर आज भी हथियार क्यों बन रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि हिटलर ने किस प्रकार से यहूदियों की हत्या की थी और वो हत्या जो थी वो भी रासायनिक हथियारों के प्रयोग से की गई थी। 3 सितंबर 1992 को जेनेवा में निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों को खत्म करने और हथियारों पर रोक लगाने के लिए सम्मेलन हुआ और जिसमें CWC यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को अपनाया गया और आगे चलकर 1997 में इसको लागू कर दिया गया। परिणाम कि केमिकल वेपन्स का यूज़ अब ना किया जाए। तो जिस प्रकार से बायोलॉजिकल वेपन्स को कम करने के लिए, उसके उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था, ठीक उसी तरीके से केमिकल वेपन्स कन्वेंशन केमिकल वेपन्स यानी कि रासायनिक हथियारों को कम करने के लिए होएगा। आगे एटॉमिक वेपन्स की बात की गई यानी कि परमाणु हथियार की बात की गई है। तो अगर हम बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स की तुलना परमाणु हथियार से करें तो सबसे खतरनाक ना परमाणु हथियार है। पलक झपकते ये लाखों लोगों की जानें ले सकता है, संभावित रूप से लाखों लोगों को मार सकता है और आने वाले 30, 40, 50 साल तक भी पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी और मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बमबारी हुई थी, आज भी दुनिया उसके परिणाम भुगत रही है। आज भी जापान उसके परिणाम भुगत रहा है। तो सबसे पहले चैप्टर में जो रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार और बायोलॉजिकल वेपन्स को परिभाषित किया है और ये बताया कि WMD क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे, चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है कि WMD क्या है, यानी कि रासायनिक हथियार सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं, जिसमें इसके प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार होंगे, रासायनिक, बायोलॉजिकल और परमाणविक। इन तीनों की आप डेफिनेशन देंगे। आगे चैप्टर में है कि अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसार व्यवस्था में हमें यह बताया जाएगा कि जब पूरे विश्व ने महसूस कर लिया कि बड़े पैमाने पर विश्व आज बारूद के ढेर पर खड़ा है, पूरे विश्व को आज खतरा है, तो पूरे विश्व ने यह सोचा कि हमें इन हथियारों को कम करना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह सोचा कि परमाणु निरस्त्रीकरण करना होगा। देखिए, निरस्त्रीकरण का मतलब है परमाणु हथियारों के उपयोग को हम प्रतिबंधित कर देंगे, परमाणु हथियारों को कम करेंगे या फिर पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और इसके लिए यूएनओ ने काम करा। यूएनओ की महासभा में इस चीज़ के लिए चिंता व्यक्त की गई। 1946 से ही महासभा ने यह कहा कि हम विश्व की शांति स्थापित करने के लिए शस्त्रों की होड़ को कम करेंगे। शस्त्रों की होड़ खत्म कर देनी चाहिए हर देश को, हथियारों का निर्माण ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें शांति स्थापित करनी है, युद्ध लड़ना ही नहीं है, तो हथियारों का निर्माण क्यों करें। और इसके लिए आने वाले समय में बहुत सारी संधियां हुई, जैसे कि BWC, CWC, परमाणु हथियारों पर निरस्त्रीकरण पर प्रयास, NPT, LTBT, PTBT, CTBT, ऐसी तमाम संधियां हुई, जिनमें से कुछ संधियां हमारे कोर्स में दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर टेबल भी बनी है कि रासायनिक संधियों के लिए जो सम्मेलन हुए वो हुए रासायनिक हथियार सम्मेलन, जेनेवा प्रोटोकॉल, हैग कन्वेंशन, स्टार्सबर्ग समझौता और वर्साई की संधि। जबकि परमाणु हथियारों को रोकने के लिए जो संधियां हुई हैं वो परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर सम्मेलन, NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT और आंशिक यानी कि PTBT। जैविक के लिए जैविक हथियार सम्मेलन हुआ है और जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ है। ये इन संधियों को रोकने के लिए, ये इन हथियारों को रोकने के लिए संधियां हुई हैं, जिनमें से कुछ संधियों को विस्तारित रूप से हमारे यहाँ बताया गया है। इसके अलावा भी कुछ संधियां यहाँ पर टेबल में बनी हुई हैं। तो देखिए, PTBT की बात करते हैं। PTBT की फुल फॉर्म है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये संधि ये कहती है कि आप देखिए, जब परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले उसका परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो ये संधि ये कहती है कि आप परमाणु टेस्ट नहीं कर सकते। कहाँ पर? अंतरिक्ष में, पानी के नीचे और वायुमंडल में। वायुमंडल, पानी और अंतरिक्ष में आप
परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, परमाणु टेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा कौन संधि कह रही है? पीटीबीटी। तो 1954 में भारत ने डिमांड करी थी कि परमाणु हथियारों का टेस्ट रोका जाए, परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया जाए। फिर 1958 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने जेनेवा में परमाणु परीक्षण को बंद करने के लिए एक मीटिंग की। हालांकि कुछ समझौते पर ये नहीं पहुंच सके, लेकिन आगे चलकर 5 अगस्त 1963 को पीटीबीटी, जिसे हम लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के रूप में जानते हैं, इसमें यूएसए, सोवियत संघ और यूके ने मॉस्को में साइन किए और ये कहा कि कोई भी देश अब परमाणु हथियारों का परीक्षण वायुमंडल में परमाणु विस्फोट नहीं कर सकता, अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट नहीं कर सकता, पानी के नीचे परमाणु विस्फोट नहीं कर सकता। यानी कहीं ना कहीं हथियारों के परीक्षण पर यह प्रतिबंध लगा दिए संधि। लेकिन ये संधि ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई और आगे चलकर ये संधि खत्म हो गई और इसी जगह 1996 में एक नई संधि ने लिया, सीटीबीटी, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं, यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहते हैं। अगली एक और संधि हमारे कोर्स में दी गई है, सीटी बिफिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों के 2 मुख्य घटकों को प्रतिबंधित करता है। यानी कि जब हम परमाणु हथियार का निर्माण करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक यूरेनियम और एक प्लूटोनियम। अब अगर यूरेनियम और प्लूटोनियम ही नहीं होगा आपके पास तो परमाणु बम कैसे बनाओगे? तो ये संधि यूरेनियम और प्लूटोनियम के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती है। ये ऐसे देशों का एक ग्रुप बनाती है जिनके पास इस प्रकार के कच्चा माल है परमाणु के लिए, और ये कहते हैं कि ये अन्य देशों को ना दें। न्यूक्लियर का यूज़ केवल बिजली बनाने के लिए हो, न्यूक्लियर पावर के लिए हो, परमाणु बम बनाने के लिए ना हो। ऐसे में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश जो परमाणु संपन्न थे, इन देशों ने कहा कि केवल यही इसका यूज़ करेंगे और नहीं। जबकि परमाणु किस किस देश के पास है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, 9 देशों के पास परमाणु बम है। तो कुल मिलाकर जो ये संधि है, ये संधि 2015 में ग्लोबल फिसाइल मटेरियल रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अनुसार, ये कहती है कि 99% हिस्सा परमाणु हथियार राज्यों के पास है। यानी कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया हैं, 99% प्लूटोनियम और यूरेनियम इन्हीं के पास है और सबसे बड़ा स्टॉक रूस और अमेरिका के पास है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया में प्लूटोनियम और यूरेनियम की खोज जारी है। इसके साथ साथ जापान के पास लगभग 47 टन प्लूटोनियम है। भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान में अभी भी इसका उत्पादन जारी है। यानी कि ये संधि कुल मिलाकर यूरेनियम और प्लूटोनियम के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती है और ये चाहती है कि जो देश परमाणु संपन्न नहीं है उन देशों के पास ये चीज़ें ना पहुँचें। अगली और सबसे महत्वपूर्ण संधि एनपीटी। एनपीटी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर प्रोहिबिटेड ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि ये कहती है, ये संधि 1963 में शुरू हुई थी, 1968 में हस्ताक्षर हुए और 1970 में ये लागू हुई। इस संधि में ये था कि जो परमाणु अब बन चुके हैं वो बन चुके हैं, आगे कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। यानी कि उस समय परमाणु बम बनाया था 5 देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया ने। तो ये संधि कहती थी अब कोई बंदा परमाणु का प्रसार नहीं करेगा। भारत जैसे देशों ने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा ये संधि ना 2 तरफा है, क्योंकि ये परमाणु संपन्न देशों को ना बहुत शक्तिशाली बना देगी और जब कोई और देश परमाणु संपन्न नहीं हो पाएगा तो एक दिन ये 5 महाशक्तियाँ और देशों के ऊपर अपना दबदबा स्थापित कर सकती हैं। इसलिए भारत ने एनपीटी का विरोध किया। अब देखिए आपकी किताब क्या कहती है। तो परमाणु हथियारों की तकनीक और प्रसार को रोकने के लिए ये संधि की गई ताकि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके। यह संधि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और 59 अन्य देशों द्वारा 1 जुलाई 1968 को शुरू हुई। इस पर हस्ताक्षर किए गए और 70 में से, यानी कि 1970 में इसे लागू कर दिया गया। इस समझौते के अनुसार, इस संधि के अनुसार जितने भी देश हैं वो परमाणु शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। 11 मई 1995 को इस संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि हाँ भाई, हर एक देश जो इस संधि पर हस्ताक्षर करता है वो परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग करेगा। तो परमाणु संधि का इस हिसाब से जो परमाणु अप्रसार यानी कि परमाणु को रोकने के लिए पूरे विश्व में विश्वास बढ़ाने की जरूरत है, राज्यों के दलों के बीच सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। आज युद्ध तो हो रहा है लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हो रहा है, परमाणु को रोका जा रहा है। ऐसे में ये संधि इसके लिए कारगर है। लेकिन बात फिर से वही आती है, क्या वास्तव में संधियाँ काम कर रही हैं? तो यहाँ से यहाँ तक यही बात की गई जो मैंने आपको एक स्पीच में बता दी। एनपीटी का जो अनुच्छेद 6 है, इस अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है
यानी कि आर्टिकल 6 में बताया गया कि परमाणु हथियारों की दौड़ों को रोकने के लिए और परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित जितने भी उपाय हैं उसके विश्वास को बढ़ावा दिया जाए, शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। ये संधि ये कहती है प्रत्येक राज्य सहयोग को बढ़ावा देगा और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा। तो अगर एनपीटी पे प्रश्न बनता है, टिप्पणी बनती है, तो आई होप सो आप अब कर पाएंगे। सीटीबीटी की बात हमने पहले से ही कर ली है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि जो पीटीबीटी थी ना उसी को आगे चलकर बढ़ा दिया गया और उसे हम सीटीबीटी कहते हैं। सीटीबीटी में कहा गया कि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में ये कहा गया कि जितने भी परमाणु विस्फोट होते हैं, जितना भी परमाणु टेस्ट होता है, इन सब पर प्रतिबंध लगा दो कहीं पर भी। जबकि पीटीबीटी कहती थी पानी में, अंतरिक्ष में और वायु में आप परमाणु टेस्ट नहीं कर सकते। सीटीबीटी कहते हैं आप कहीं पर भी टेस्ट नहीं कर सकते। 1994 में इस पर बातचीत हुई और आगे चलकर 1996 में जून में इसे क्या करा गया, प्रस्तुत किया गया और फिर इसे आगे चलकर लागू कर दिया गया। इस संधि पर 185 देशों ने सिग्नेचर किए हैं और 168 देशों ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ साथ चीन, मिस्र, ईरान, इजराइल और यूएसए ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इस संधि की पुष्टि यानी कि अभी तक इसे अपने देश में लागू नहीं किया, केवल साइन करके छोड़ दिया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि परमाणु हथियार किस प्रकार से खतरनाक है और इसे रोकने के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप इन संधियों के बारे में बताएंगे। अब बात ये आती है कि चुनौतियाँ क्या हैं और भविष्य की राहें क्या हैं। तो देखिए वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं और भविष्य में क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए इतनी सारी संधियाँ हुई, फिर भी आज विश्व जो है युद्ध के कगार पर खड़ा है। छोटे छोटे देशों में युद्ध होता रहता है और कई बार बड़े देशों में भी, जैसे कि जिस समय ये वीडियो बन रही है आपको पता है पूरे विश्व में रूस यूक्रेन संकट चल रहा है। तो WMD यानी कि सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं, जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल्स वेपन है, एटॉमिक वेपन्स हैं, आज भी इनका निर्माण लगातार जारी है। ये बड़ी चुनौती है। आज बड़े बड़े देश अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है। विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, ये बड़ी चुनौती है। जहरीली गैसों का प्रयोग किया जा रहा है। जो ईरान इराक युद्ध हुआ था उसमें जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया। आज पूरे विश्व में आतंकवाद एक बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में आतंकी विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। विश्व में नॉर्थ कोरिया जैसे देश, चीन जैसे देश जो तानाशाही प्रवृत्ति के देश हैं, ये पूरे विश्व की मानवता को तहस नहस करने का पूरी के पूरा सक्षम है। ये चुनौतियाँ हैं। और जो ये संधियाँ की गई हैं, क्या ये संधियाँ अपना ढंग से काम कर पा रही हैं? क्या ये संधियाँ वास्तव में रोक पा रही हैं? क्या यूएनओ जैसे संगठन पूरे विश्व में युद्धों को रोकने में सफल हुए हैं? ये चुनौतियाँ हैं। और अगर इन चुनौतियों से पार पाना है तो सबसे पहले हथियारों को नियंत्रण में लाना होगा। विश्व के बड़े बड़े देशों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। एनपीटी जैसी जो संधियाँ हैं, पीटीबीटी और सीटीबीटी जैसी जो संधियाँ हैं, इन्हें प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। कोई भी देश परमाणु बम ना बना पाए, इसके लिए पूरे विश्व को जागरूकता से काम करना होगा। और इसके साथ साथ जो परमाणु बम बन चुके हैं, जो परमाणु हथियार बन चुके हैं, या जो बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स बन चुके हैं, उन्हें ख़त्म करना होगा। तभी पूरी तरीके से जब पूरे विश्व में इस प्रकार के खतरनाक हथियार नहीं होंगे, तभी पूरा विश्व खुलकर सहयोगी रूप से, सक्षम रूप से अपना काम कर पाएगा। अन्यथा पूरा विश्व गंभीर चुनौतियों के साए में लिपटा रहेगा और कहीं ना कहीं पूरे विश्व का विकास और आर्थिक विकास दोनों प्रभावित होंगे। इस चैप्टर में इतना ही। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।